मैं श्रीमती फुलेश्वरी डोगरे, गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर, कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए हिंदी विषय के संचार माध्यम विषय वस्तु को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, जनसंचार को जानने के पहले हमें संचार के स्वरूप को जानना अति आवश्यक होगा। तो जानते हैं संचार के स्वरूप। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विचरण करना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, अर्थात सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना ही संचार है। संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाने के लिए माध्यमों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम संचार माध्यम के बारे में जानेंगे। संचार माध्यम वे उपकरण हैं या वे साधन हैं जो हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। जैसे कि समाचार पत्र के द्वारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। वैसे ही टेलीफोन है, रेडियो है, दूरदर्शन है, इंटरनेट है, फिल्म है। संचार के प्रमुख तत्व, आगे की कड़ी हमारे संचार के प्रमुख तत्व। संचारक या स्रोत, दूसरा है संदेश का कुट्टीकरण, तीसरा संदेश का कुटवाचन, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर। इस तरह संचार के 7 प्रमुख तत्व हैं जो क्रमशः निम्न हैं। पहला है संचारक या स्रोत। किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। संदेश भेजने या देने के बारे में जो सोचने वाला होता है वही कहलाता है संचारक। तो संदेश को भेजने के लिए भाषा की सहारा लेनी पड़ती है। तो बच्चों, बिना भाषा के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज नहीं सकते। तो संचारक को किसकी आवश्यकता पड़ती है? संदेश भेजने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा आता है हमारा संदेश का कुट्टीकरण या एन्कोडिंग। प्राप्तकर्ता को समझाने के योग्य, जो संदेश प्राप्त कर रहा है उसको समझाने के योग्य पुटों में संदेश को बांधना कुटवाचन या एन्कोडिंग, कुट्टीकरण या एन्कोडिंग कहलाता है। ठीक है। तीसरा है संदेश का कुटवाचन या डिकोडिंग। कुट्टीकरण की ये उल्टी प्रक्रिया है, कुटवाचन या डिकोडिंग। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता हो जो संचारक समझता है। इसके पश्चात आता है चौथे नंबर में हमारा माध्यम। संदेश को माध्यम के द्वारा ही प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। ये माध्यम हो सकते हैं ध्वनि तरंग, हो सकते हैं वायु तरंग, टेलीफोन, पत्र हो सकते हैं, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट आदि हो सकते हैं। 5वें नंबर के तत्व में है प्राप्तकर्ता। संदेश जो संचारक द्वारा भेजा गया है उसका कुटवाचन करने वाला ही कहलाता है प्राप्तकर्ता। 6वां फीडबैक। फीडबैक से ये पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा, कठिनाई तो नहीं आ रही है। और 7वें तत्व है शोर। संचार प्रक्रिया में जो बाधाएं आती है, इन बाधाओं को शोर या नायज भी कहते हैं। तो बाधाएं ये हो सकती है, मानसिक हो सकती है, तकनीकी तौर पर हो सकती है या भौतिक शोर भी हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए शोर को हटाना या कम करना बहुत अति जरूरी होता है। इसी कड़ी में आगे हम देखेंगे संचार के प्रकार। संचार के मुख्य 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सांकेतिक संचार, दूसरा मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःव्यक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। तो बच्चों, अब संचार के इन प्रकारों की जानकारी मैं देना चाहूँगी आप लोगों को। पहला जिसमें लेते हैं हम सांकेतिक संचार। संकेत का मतलब होता है इशारा।
इशारों के द्वारा संदेश पहुंचाना ही कहलाता है सांकेतिक संचार। जैसे कि मनुष्य का हाथ जोड़ना, हाथ जोड़कर हम कुछ संदेश पहुंचा सकते हैं। पाँव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, मुट्ठी कस कर भी हम संदेश पहुंचा सकते हैं। सिग्नल देना, हरी बत्ती दिखाना या हरी झंडी दिखाना। इसका एक तो ज्वलंत उदाहरण है, आप सभी लोग देखे होंगे, चौक चौराहे पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वो इशारों के द्वारा आपको आगे जाने का संकेत देते हैं। वैसे ही चौक में जब रेड लाइट जलती है तो बच्चों आप रुक जाते हैं चौक में और हरी लाइट जलने पर आगे बढ़ते हैं। ये किसके उदाहरण हैं? सांकेतिक संचार के उदाहरण हैं। दूसरा आता है हमारा मौखिक संचार। मुख के द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे कहा जाता है मौखिक संचार। जैसे आपसी बातचीत या तो फिर टेलीफोन के द्वारा बात करके, वार्तालाप करके हम संदेश पहुंचा सकते हैं। मौखिक रूप से भाषण दे करके संदेश पहुंचाते हैं हम। और इसमें आता है तीसरे नंबर का आता है हमारा अमौखिक संचार। मौखिक संचार के अतिरिक्त जितने भी संचार के जो साधन हैं वो सभी अमौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि सांकेतिक संचार, लिखित संचार, चित्र के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश, फिल्मों के द्वारा प्रसारित संदेश इत्यादि। चौथे नंबर का है संचार के प्रकार में अंतःव्यक्तिक संचार। अंतःव्यक्तिक संचार का आशय है बच्चों एक व्यक्ति का अपने आप से बातचीत करना। प्रायः मनुष्य अकेला होने पर अपने से ही बात करते रहता है। वह स्मृतियों में या गीतों के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है, यही कहलाता है अंतःव्यक्तिक संचार। पांचवें नंबर में है समूह संचार। जब व्यक्ति एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों के साथ बातें करते हैं या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो वह कहलाता है समूह संचार के अंतर्गत आता है। जैसे कि कक्षा में पढ़ना या पढ़ाना, वैसे ही किसी संस्था की बैठक या किसी विषय पर चर्चा, जलसा, जुलूस समूह संचार के अंतर्गत आएंगे। छठवें नंबर में आता है आपका जन संचार। ये जन संचार आज की नई सभ्यता का शब्द है। आज इसका प्रयोग करते हैं हम, आज के युग की ये शब्द है। तो जब से संचार के नए तकनीकी साधन, मुद्रण, प्रसारण यंत्र आदि विकसित हुए हैं तब से यह शब्द प्रयोग में आने लगे हैं। जब हम किसी समूह के साथ अब प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय, मतलब आमने सामने संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे कहा जाता है जन संचार। ठीक है, जैसे कि दूरदर्शन पर पढ़ाया गया पाठ्यक्रम जनसंचार के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से पत्र पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, दूरदर्शन है, फिल्में हैं और इंटरनेट के द्वारा प्रसारित या प्राप्त जानकारियाँ, ये सभी जनसंचार के अंतर्गत आएंगे। तो बच्चों आज हमने क्या क्या देखे? संचार, संचार के स्वरूप, उसके तत्व और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अगली कड़ी में मैं आप लोगों को संचार के प्रमुख विशेषताएं, जनसंचार की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो बताना चाहूँगी और साथ ही साथ जनसंचार के परंपरागत साधन और आधुनिक साधन, आज के युग में जनसंचार के कौन कौन से साधन हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। अब मैं यहाँ जो अभी आप लोगों को बताई हूँ उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। तो पहला प्रश्न दे रहे, संचार क्या है? संचार माध्यम किसे कहते हैं? एन्कोडिंग क्या है? संचार के कितने प्रकार होते हैं और जन संचार माध्यम कौन कौन से हैं? ये 5 प्रश्न आपके समक्ष रखा हुआ है जिसे आपको बनाना है।
ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।